गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वेलकम टू स्टार्ट पीवाईक्यू सीरीज जो हम पंजाब पीसीएस मेंस के लिए कर रहे हैं। और इससे पहले हमने इसके दो सेशन लिए हैं। द फर्स्ट सेशन वाज 2020 का जो एग्जाम हुआ था हमने उसको डिस्कस किया था, और सेकंड सेशन में हमने 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट 2015 का जो एग्जाम था उसमें जो स्टैट्स के क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बट हमने जो ये सीरीज है इसका मोटिव ये है कि जब ये सेशन मैं ले रहा हूं ट्राई करें आप साथ में सॉल्व करें और लास्ट में आंसर को मैच करें, मैच हो रहा है या नहीं, क्या आपने सही प्रोसेस फॉलो किया है या नहीं। क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक चीज है, जो हमने स्टैट की पूरी सीरीज है जिसमें 17 लेक्चर्स हैं, हमने पूरी स्टैट उसमें डिस्कस की है। बट उसके क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको करके एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक उसका एप्लीकेशन होगा थ्योरी का जो हमने क्लासेस में भी किया था एग्जांपल्स लेके, पर यहां पे पीवाईक्यू में क्या आया है तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मोटिव है हमारा इस सीरीज का। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 2015 का क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है द हेड ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज बिजनेस मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ईयरली कैजुअल लीव टेकन बाय द एम्प्लॉयज। भाई उस ऑर्गेनाइजेशन ए डिपार्टमेंट ने एम्प्लॉयज ने कितनी कैजुअल लीव ली वो लिखा हुआ है कि मतलब नंबर ऑफ कैजुअल लीव डेज कितनी है 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5। और उसके जो साथ में दिया हुआ है ये दिया हुआ है एम्प्लॉयज की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि कितने एम्प्लॉयज ने इतनी लीव्स ली, कितने एम्प्लॉयज ने इतनी ली। बट ये कौन सी है, लेस और इक्वल टू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मतलब ये वाला जो हमें दिया हुआ है ये क्या दिया है हमें, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या निकालो, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ड्रॉ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। अब क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, क्योंकि कौन सी है ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आपको इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। और क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। अब एक चीज समझें सर, जब हम हिस्टोग्राम बनाते होते हैं एक तो होता है आपका बार ग्राफ बनाना। तो आप कैसे बनाते हो बार ग्राफ, आप ऐसे बनाते हो बार ग्राफ, मतलब उसमें इनके बीच में स्पेस होता है। और हिस्टोग्राम बनाते हो तो उनके बीच में क्या है, स्पेस नहीं होता है। और जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का बनता है और ये बनता है इंडिविजुअल सीरीज का। तो इसका मतलब अगर हमें फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है देन वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तभी हम बना पाएंगे फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। तो ये आपको समझ में आया है। तो उस क्वेश्चन में जो ये पूछा है ये दो पार्ट हैं और लास्ट में पूछा है कौन सी जो कैजुअल लीव्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्लॉयज ने ली हैं, मतलब लीव्स कहां पे ज्यादा आ रहे, मतलब इंप्लॉयज कौन सी लीव्स पे ज्यादा आ रहे हैं। ये तो हम बता देंगे जब हम क्या ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, वहां से ये पता लग जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर इस क्वेश्चन में आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी टेबल में, तो अगर मैं यहीं पे एक और बना दूं और क्या कन्वर्ट करूं, ये जो है हमारे पास 2.5, 5, 7.5, 10 और 12.5, इसको मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं 0 to 2.5, यहां लिख देता हूं 2.5 to 5, 2.5 to 5। तो यहां पे है 2.5 to 5, ये 2.5 to 5, फिर आता है 5 to 7.5, फिर आता है 7.5 to 10, फिर आता है 10 to 12.5। अब मुझे बताओ जो 11 दिया हुआ है ये 2.5 से कम वाला था तो वो कितना हो गया, यहां तो सेम ही आ जाएगा क्या, 11। अब जो ये दिया है 24, ये दिया है लेस देन 5, तो हमें क्या निकालना है 2.5 to 5, तो जितना दिया है उसमें से 11 माइनस कर दो, तो 24 माइनस 11, तो कितना आ गया ये आ जाएगा आपके पास, दिस एट विल इक्वल टू 13, यही है ना, ये आपके पास आ गया है 13, तो ये आपने यहां पे लिख दिया 13। वैसे 49 है सभी का 7.5 से लेस देन, और 5 to 7.5 क्या होगा, 49 माइनस जो 5 से कम है वो कितना है, 24 है, तो 49 माइनस 24 यही हुआ ना, तो ये कितना आ गया आपके पास 25। ऐसे ही आपने अगला निकाला कि ये कितना है 63, तो 63 माइनस 49 तो कितना आ गया ये, दैट इज इक्वल्स टू 14।
वैसे ही आपने क्या लिखा 72 माइनस 63 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो आपने पहले सीरीज को कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है वो क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है। देन यू कन्वर्टेड दिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, और ये आपके पास आ गया 11, 13, 25, 14 एंड 9। अब मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है ड्रॉ करने की। तो अगर मेरे को ड्रॉ करना हो इसको, तो मैं अगर यहां पे ड्रॉ करूं तो क्या बनाऊंगा, तो पहले तो मैं बताऊंगा हमने बना दिया फ्रीक्वेंसी टेबल, पहला पार्ट हो गया है। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाना है तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, और यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यहां लिखूंगा कैजुअल लीव। तो लीव क्या है 0 to 2.5, यही है ना, फिर 2.5 to 5, फिर 5 to 7.5, फिर 7.5 to 10, फिर 10 to 12.5। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे पता है 0 to 2.5 कितने एम्प्लॉय हैं 11, तो मैंने यहां ड्रॉ कर लिया क्या, ये मान लो 10 है, ये 5 है, ये क्या है 15 है, ये क्या है 20 है, और ये क्या है 25 है। सभी में 5-5 का गैप है। पहला 11 है तो हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ये हमारा क्या हो गया है 11। फिर 13 है तो वो कहां पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 13। तो आपने अगला ड्रॉ कर लिया 13, तो वो कहां जाएगा यहां पे, तो आपने ड्रॉ कर दिया 13, यहां लिख दिया 13, यहां 11। उसके बाद 5 to 7.5 कितना है 25, तो आप ऊपर गए टॉप पे, ये कितना है 25, तो आपने ये ड्रॉ कर दिया 25। उसके बाद क्या है 7.5 to 10 कितना है 14, तो आप इसी के आसपास आए 13 से थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या ड्रॉ कर दिया आपने 14। ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो आपको ग्राफ पेपर देंगे यहां पे, या वहां पे ड्रॉ करोगे तो यहां लाइनें मार देना, या ट्राई करो यहां पे मार देना कि ये क्या है 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ऐसे शो कर देना पेपर में। और उसके बाद 9 है तो 9 क्या आएगा 10 से कम, तो 10 क्या है यहां पे आ जाएगा हमारा 9, और आपका ये भी बन गया फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। अब कौन सा रह गया, कौन सी कैजुअल लीव में ज्यादा इंप्लॉय आ रहे हैं, वो है 5 to 7.5 बिकॉज नंबर ऑफ इंप्लॉयज आर 25। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। 3 पार्ट है, हमने तीनों के तीनों कर दिए हैं। अब एक चीज है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, दैट क्वेश्चन इज अराउंड 15 मार्क्स का होगा। 3 पार्ट है, 5-5-5। अगर इसको कर देंगे जल्दी जल्दी 7-8 मिनट में, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आया समझ में। नाउ लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें पहले आराम से, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कार है, उसकी एज दी हुई है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है। मैं पढ़ के बता देता हूं, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस इट इज विजिबल। अब इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ एज ऑफ अ कार, ये x है एज ऑफ अ कार, तो x इज द एज ऑफ द कार जो ईयर्स में दी हुई है, और बताया हुआ है जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट जो है वो आपको दी हुई है। तो y इज नथिंग बट मेंटेनेंस कॉस्ट, तो y इज मेंटेनेंस कॉस्ट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमें 2 वेरिएबल है x और y। x है एज ऑफ कार एंड y इज नथिंग बट मेंटेनेंस कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एज ऑफ द कार। एज ईयर्स में है और कॉस्ट आपकी रुपीस में है। ये 15 का क्वेश्चन है ये भी। अब पूछा है एस्टिमेट द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर अ 4-year ओल्ड कार, जो हमें यहां पे 4 ईयर मेंशन नहीं है, हमने पूछा है कि 4-year ओल्ड कार की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी बाय फाइंडिंग द रिग्रेशन इक्वेशन। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। वो 2 होती हैं, x ऑन y और एक क्या होती है y ऑन x, यही होती है। अब मुझे पहले ये बताओ, इसमें x ऑन y पूछा है आपसे या y ऑन x पूछा है। कहने का मतलब आप कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन बनाओगे, x ऑन y या y ऑन x, बताएं कमेंट में। हमने पढ़ा था ना ये, क्योंकि अगर आपको पता लग गया कौन सी इक्वेशन बनानी है, फिर तो इक्वेशन अप्लाई करें आंसर आ जाएगा। तो ले एक सेकंड बताएं कौन सी इक्वेशन को बनाना है। तो सर यहां पूछा है आपसे मेंटेनेंस कॉस्ट निकालनी है, वो क्या है y निकालना है। अगर आपके पास x क्या हो 4, तो आप कौन सी इक्वेशन बनाओगे, y ऑन x इक्वेशन बनाओगे, और उसके बेसिस पे आप निकालोगे इसको रिग्रेशन इक्वेशन को। आया समझ में। तो ये आपको करना
पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे हम एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास है, तो हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं एक्स और वाई। अब मुझे बताएं एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू देख के बताएं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है तो आप पीछे से देख लें कितनी है। एक्स की वैल्यू इज 1, 3, 5, 7 and 9. This x is the age of car, that is in years. And y की वैल्यू दी हुई है 15 कॉरस्पॉन्डिंग जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, 18, 21, 23 एंड 22, ये हमारे पास कॉस्ट दी हुई है। और हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है y ऑन x, यही निकालना है y ऑन x। और हमें पता है y ऑन x का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y बार मतलब y मीन, बी वाई एक्स और x माइनस एक्स मीन, यही इक्वेशन होती है ना। जब रिवाइज करेंगे जो हमने लेक्चर्स में पढ़ा है तो यही इक्वेशन लिखवाई थी आपको, द y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एंड इनटू x माइनस एक्स मीन। अब क्वेश्चन आता है जो बी वाई एक्स होता है वो क्या होता है, बी वाई एक्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू n इंटू यही था ना फॉर्मूला में जो हम पहले पढ़ रहे थे। फॉर्मूला में क्या था, n इंटू समेशन dx dy, भाई यही था ना, समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, यही था। आई होप ये विजिबल होगा, समेशन dx इंटू dy। नहीं विजिबल है तो मैं इसको इधर कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फॉर्मूला ये रहा, तो ये हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, फॉर्मूला था ये। तो ये था फॉर्मूला n इंटू समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy and divided by n into summation dx square minus summation dx square। तो आपको ये निकालना है, y मीन निकालना पड़ेगा, x का मीन निकालना पड़ेगा, और आपको यहां पे क्या निकालने पड़ेंगे, dx और dy भी निकालने पड़ेंगे। जब ये निकाल लिया तो फॉर्मूले पुट कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपका y आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूले को सॉल्व करना है, बट क्या याद रखना है इसमें कि bxy इज इक्वल्स टू n इंटू समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx स्क्वायर। ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम क्या निकालते हैं, x मीन, और क्या निकालते हैं, y मीन निकालते हैं। तो क्या होता है भाई, अगर इसको सभी को ऐड कर देंगे आप x की सारी वैल्यूज को, 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 7 इज 25। तो ये आपका कितना आ गया, 25। जो x मीन होता है वो क्या होता है, x मीन इज इक्वल्स टू समेशन x बाय n, यही होता है ना। तो आपके पास क्या है, 25 है समेशन x, और n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। तो कितना आ गया आपके पास, तो मीन तो आ गया आपके पास 5। तो मीन निकालना तो आसान है ना, तो मीन आपने निकाला और मीन कितना है आपके पास, मीन इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे बताएं वैसे ही इसको निकाल लें, इसको ऐड करें। 8 प्लस 5 इज 13 प्लस 1 14 प्लस 3 17 प्लस 2 19, ये आ गया 2 3 टू 5 टू 7 टू 9, तो कितना आ गया 99। तो y मीन इज इक्वल टू समेशन y बाय n, और समेशन y कितना है 99 और n कितना है 5। अब आपको यहां पे क्या आएगा, आपका जो मीन आएगा इट इज इन आपका डेसिमल में होगा, दैट इज 1, और ये कितना हो गया 49, 49 मतलब 9 और 8, तो कितना आ गया 19.8। तो y मीन कितना है 19.8, x मीन कितना है आपका 5, और ये इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या है, दिस इज 19.8 एंड दिस इज 5। पर क्या निकालना है, by(x), तो क्या निकालना पड़ेगा, dy और dx निकालने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ, हमें पता है कि जब हम dx निकालते हैं वो क्या होता है, dx इज नथिंग बट x माइनस a। ये क्या होता है आपका एज्यूम्ड मीन। जब आपका मीन होल नंबर में होता है, मतलब डेसिमल में नहीं है, तो यू विल यूज दैट मीन एज अ एज्यूम्ड मीन। पर यहां पे पता है कि क्यों पंगे लेने कैलकुलेशन करके 19.8 की, तो क्या करते हैं 5 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, और यहां पे 21 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, और उसको मान के क्या निकालते हैं, dx और dy। तो यहां पे dx निकालना है वो क्या, x माइनस
एज्यूम्ड मीन क्या है ये हमारा 5, तो 1 माइनस 5 इज -4, 3 माइनस 5 इज -2, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ये आया ना, -4 -2 0 और 4, और क्या आ गए, अब ऐड कर दोगे तो सारा कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 0, तो dx कितना है आपका 0, dy कितना है आपका वही y माइनस a कितना मान लेते हैं 21, अब जो 21 मानोगे तो 21 है, तो 21 15 माइनस 21 इज -6, 18 माइनस 21 इज -3, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, इसको ऐड कर ले, -9 प्लस 3 इज -6, तो आपका जो dy आया है, तो dy कितना आया आपका -6, मतलब dy मतलब समेशन dy इज -6। अब आपको पता है कि आपको इक्वेशन में क्या चाहिए होता है, यहां पे dx स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो क्या पुट कर दें यहां पे dx स्क्वायर, तो यहां पे आपने एक कॉलम और बनाओ, वो कौन सा बनाओ dx स्क्वायर, उसका समेशन करो, तो आपने पेपर में एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपको फॉर्मूला में पुट करना है, तो आपने यहां पे लिखा dx स्क्वायर, वो क्या होगा आपका -4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर 4, फिर 0, फिर 4 और 16 कितना बन गया ये 40, तो समेशन dx स्क्वायर इज नथिंग बट 40, और ऐसे ही आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दें, जो हमारा फॉर्मूला क्या है यहां पे है, तो यहां पे फॉर्मूला क्या है, n कितना है हमारा, n फिक्स है हमारा, जो दोनों में क्या है n क्या है 5 है, तो आपने यहां पे n की वैल्यू 5 पुट कर दी, और dx की वैल्यू कितनी है हमारी 0, dx, और एक हमारा कॉलम क्या बनेगा dx इंटू dy, ये भी बनेगा ना एक कॉलम dx इंटू dy, कॉलम भी बनेगा क्योंकि समेशन dx इंटू dy भी होता है, तो इसको कर लें dx dy, तो ये क्या है -4, ये क्या है -6, कितना बन गया है 24, ये कितना बन गया है 24, आई होप दिस इज विजिबल, हाँ, उसके बाद -2 एंड -3 इज 6, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 into 2 is 4 and 4 into 1 is 4, that is equals to 30 and 38, तो समेशन dx dy क्या बन गया आपका 38 बन गया है, यही हुआ ना आपका, क्लियर है यहां तक, तो ये बन गया 38, इसको फॉर्मूला में पुट कर दें, और वहां पे क्या आ रहा है समेशन dx क्या आपका 0, ये क्या आपका -6, ये क्या है 40 और ये क्या है 38, और आप गए और आपने फॉर्मूला में पुट कर दिया, इसकी वैल्यू का पुट कर दिया आपने 38, इसकी वैल्यू का पुट कर दिया आपने 0, और तो वैसे ही 0 हो गया, ये क्या है आपका -6, तो ये तो -6 वैसे ही 0 हो जाएगा, और ये क्या आपका 5, और ये आपका क्या समेशन dx स्क्वायर 40, ये आपका 40 है, और ये क्या है आपका 0, तो ये भी खत्म हो गया, तो by x की वैल्यू आ गई आपकी, तो बताएं क्या आई आपकी by x की वैल्यू 38 इंटू 5 -0 अपॉन 5 इंटू 40 -0, दैट इज 38/40, 38/40, यही आया ना आपका 38/40, तो कितना आया डेसिमल में, ये जब 38/40 को निकालेंगे तो डेसिमल में कितना आएगा, ये इसको करके बताएं, और ये आपकी कितनी किसकी वैल्यू आ गई है by x की वैल्यू आ गई है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.95, तो by x की वैल्यू आ गई है, फॉर्मूला में पुट कर दें, y माइनस y मीन इज इक्वल्स टू by x माइनस x मीन, आपको y निकालना है, y मीन इज 19.8, दिस इज 0.95, x बोला है कितना होगा 4, तो क्या निकालना है y मीन इज 5, y माइनस 19.8 इंटू इक्वल्स टू 0.9 इंटू -1, इसको सॉल्व कर दें और बता दें आंसर कितना है आपका, तो y की वैल्यू बता दें, y की वैल्यू कितनी आएगी इसको बता दें, तो y की वैल्यू बता दें कितनी आएगी, यही है ना भाई, आपका x क्या है 4 है, तो उसके हिसाब से बता दें कि वैल्यू क्या आएगी इसकी, आंसर बताएं इसका, तो वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर बता दें कमेंट सेक्शन में, देन आई विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, तो भाई सिंपल है ना, तो y इज इक्वल टू उधर चला गया 19.8 और -0.95, तो इसको माइनस कर दें 19.8 0.95, दैट इज इक्वल टू 5, और क्या है 9, और ये क्या आएगा 8, 18.95 इज द आंसर, 18 सॉरी ये होगा 7, ये आएगा 18.85 इज द आंसर, ठीक है, तो 18.85 इज द आंसर,
आया समझ में? तो ये हमारा आंसर आ गया है। हमें क्या निकालना था, y की वैल्यू व्हेन x इज 4, वो हमने पुट कर दिया और y आ गया। बस ये निकालना था कि y ऑन x निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके लिए टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। और ये पता होना चाहिए जब हमारा एक्चुअल मीन इज इन डेसिमल देन इट्स बेटर टू एज्यूम अ मीन एज अ होल नंबर, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो हमने बस ये ध्यान में रखना है, ये एज्यूम्ड मीन मान लो, इसमें एक्चुअल मीन मत लो, क्योंकि एक्चुअल मीन लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। और हमें टाइम बचाना है, तभी हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो हम कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम वो करते हैं जो हमारा है, दैट क्वेश्चन इज दिस वन। अब ये आपको दिया हुआ है बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम हमने की थी ना, वही यहां पे दी हुई है मल्टीपल बार डायग्राम। क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ये 2025 का ही है। आपको ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए हुए हैं ये सारे, और ये ईयर बताए हैं 2000, 2001 और 2002। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताए हैं और बताए हैं ब्लू वाला कैट वाले बच्चे हैं, रेड वाले जैट वाले हैं, ये सीईटी है और ये नन है। मतलब ये ग्राफ में बताया है कि कितने बच्चों ने एग्जाम को क्लियर किया है। इतने बच्चों ने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है, जो ये बॉक्स बता रहा है, बाकियों ने ये एग्जाम क्लियर किए हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो इस क्वेश्चन का ऊपर था वो यहां पे नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस बार डायग्राम में बच्चे बताए हैं उन्होंने कौन कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं इन ईयर्स में, और ईयर्स मेंशन यहां पे हैं, बच्चे यहां पे मेंशन हैं, और एग्जाम कौन कौन से ये बता दिया है। ये जैट कैट का है, ये जैट का, ये सीईटी का, यहां पे कोई एग्जाम क्लियर ना करने वाले बच्चे हैं। और बोला है कि किसी भी बच्चे ने एक से ज्यादा एग्जाम क्लियर नहीं किया है, सभी ने या तो एक एग्जाम क्लियर किया है या किया ही नहीं है। अगर नहीं किया है वो कितने बच्चे हैं, ये वाले हैं जो ऊपर दिया हुआ है कलर, और जो नहीं किया है वो, जो जिन्होंने किया है वो एक एक एग्जाम क्लियर किया है, उनका नंबर यहां पे दिया हुआ है। अब पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सक्सीडेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एग्जाम्स। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इन क्वेश्चंस में लिखा हुआ था कि इस क्वेश्चंस में, सॉरी, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि किसी भी बच्चे ने एक से ज्यादा एग्जाम क्लियर नहीं किया है। मतलब या तो एक किया है या किया ही नहीं है। जो किया नहीं है वो कौन सा कलर है, ये वाला कलर है, और जो किया है वो कौन सा कलर है, वो ये वाले कलर है। तो जो बच्चों ने एग्जाम क्लियर नहीं किया है वो ये वाला कलर है ऊपर वाला, और जिन्होंने किया है वो ये वाला कलर है। और इन कलर में ये एग्जाम कौन सा है, सीईटी, ये कौन सा है, जैट, और ये कौन सा है, कैट। ये बच्चे बताए हुए हैं और उन्होंने अकेला यही एग्जाम क्लियर किया है, क्योंकि एग्जाम में बताया क्वेश्चन में कि एक से ज्यादा किसी ने भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है। अब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु सक्सीडेड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 एग्जाम इन 2000। इस ईयर में एटलीस्ट 1 एग्जाम में कौन क्लियर हुआ है। तो भाई आप ये पूछो ना कि कौन से बच्चे ने एक एग्जाम क्लियर किया है, क्योंकि एक से ज्यादा तो किसी ने किया ही नहीं है। तो आप क्या करोगे कि टोटल में से वो माइनस कर दोगे जिन्होंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, वो कौन है, ये वाले। तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे उस साल हैं 170, मतलब इस साल में टोटल स्टूडेंट है 170। उनमें से इन्होंने जो ये कितने हैं ग्रीन तक 140, तो 140 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम क्लियर किया है, एटलीस्ट एक एग्जाम क्लियर किया है। टोटल कितने हैं 170, और 30 ने एक भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है। तो क्या रेशो पूछिए आपको, आपको पूछा है परसेंटेज बताओ जिन्होंने एक एटलीस्ट एक एग्जाम क्लियर किया है, वो है 140 डिवाइड बाय 170। तो इसका रेशो बताएं और इंटू 100 कर लें, यही क्या आ गया, आपकी परसेंटेज आ गई है। तो पहला जो पूछा है कि 2000 में कितने बच्चों ने एटलीस्ट एक एग्जाम क्लियर किया है, तो आपने बोला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी बच्चे ने एक से ज्यादा एग्जाम क्लियर नहीं किया है, या इसका मतलब क्या है, या तो 0 किया है या 1 किया है। तो हम टोटल में से 0 माइनस कर देते हैं, उनका आ जाएगा एटलीस्ट 1 एग्जाम। टोटल थे आपके 170, और उनमें से 30 क्या है जिन्होंने एक बार भी नहीं की, एक भी एग्जाम क्लियर नहीं किया। तो कितने बच गए 140, 140 डिवाइड बाय 170, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बताएं इसका कितना परसेंटेज आ रहा है आपका, 140 बाय 170 में क्या आंसर आ रहा है। तो ये आएगा आपका 82.35। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 82.35 इज द आंसर, जो आपका पहला क्वेश्चन है। उसका एक पार्ट है, आगे पूछा है ऑल्सो कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2002 ओवर 2000। 2002 में कितने स्टूडेंट्स हैं और 2000 में कितने स्टूडेंट्स हैं, बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो यहां पे देखें, यहां पे ग्राफ कहां टच हो रहा है, 2000 में कितने बच्चे थे 170। तो इन ईयर 2000 द स्टूडेंट्स वर 170, और इन 2002 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखोगे ग्राफ में दिया हुआ है, दैट कम्स अराउंड कितना, पूरा एग्जैक्ट क्या है 200। तो ये कितने बच्चे आ रहे हैं आपके, 200 बच्चे आ रहे हैं।
तो यहां पे 200 बच्चे हैं और वहां पे 170 बच्चे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? सिंपल कि 200 माइनस 170, ये इंक्रीज हुआ है किसके कंपैरिजन में? 170 के कंपैरिजन में। तो 30/170 into 100, ये आपका है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2002 एज कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2000। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका परसेंटेज निकाल के बताएं कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो इसका परसेंटेज निकाल के बता दें, तो इसका आंसर कितना आएगा? 30/170। तो इसको कैलकुलेट कर लें तो आपका आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसका क्या है। इसको कर लें, पहले बता दें आंसर कितना है। तो दैट विल बी कम अराउंड 17.64। तो आपका ये आंसर आएगा 17.64%। तो आपका ये पार्ट भी हो गया और ये वाला पार्ट भी हो गया। अब इसी क्वेश्चन में एक और सब पार्ट था, उसको देखते हैं वो क्या है। इसको ये है, वो क्वेश्चन है ये। इसको खत्म करते हैं। 3 ही क्वेश्चन आए थे, फिर आपका 2015 वाला पेपर भी हो जाएगा, फिर लास्ट में बचेगा 2013। उसमें ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 2013 में 6 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद वेटेज ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन ही हैं। 50 नंबर का पेपर आता है, 15 और 20। अब इसमें क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 10। और रैंक कोरिलेशन इन मैथ्स एंड स्टैट्स कितना था? 0.5। तो रैंक कोरिलेशन कितना है आपका? 0.5। ये फॉर्मूला होता है ना, एक आपने पढ़ा था, वो दिखाएंगे क्या है फॉर्मूला। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट कि जो डिफरेंस इन रैंक्स था इन 2 सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज टेकन एज 3, पर है क्या था वो? 7। तो कह रहे हैं रैंक कोरिलेशन जो मैथ और स्टैट्स में था, एक जो था, जो 10 बच्चों का कितना था? 0.5। नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, रैंक कितना है? कोरिलेशन 0.5। अब रैंक कोरिलेशन में प्रॉब्लम यह है, एक बच्चे के 2 सब्जेक्ट में रैंक 3 का डिफरेंस था, पर हमने ले कितना लिया? 7। तो डिफरेंस इन रैंक इन 2 सब्जेक्ट्स वो 3 था और 3 ले लिया, पर है कितना था? 7। ये अब बताओ कि जो रैंक आपने निकाला है जो कि इनकरेक्ट रैंक है, करेक्ट रैंक बताओ क्या है? क्योंकि आपने पहले इनकरेक्ट रैंक ले लिया था बीच में एक, जो कि 3 ले लिया था, है क्या था वो? 7 था। अब मुझे सिंपल बताओ, इसमें अगर हमें करना हो, इतना तो क्वेश्चन है, अब इसको करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। अब मुझे बताओ, पहले पहले लिख के बताएं यहां पे कि फॉर्मूला क्या होता है रैंक कोरिलेशन का, जो हम पढ़ते होते हैं। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जो होता है 1 माइनस होता है ना, एक 1 - 6, अगर याद आ रहा हो तो मुझे बताएं वो रैंक का फॉर्मूला क्या होता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे फिर। तो भाई एक सिंपल सी चीज है, हमने पढ़ा था 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स का जो समेशन का स्केयर होता है वो होता है डी। हम देखते हैं ना, 2 सीरीज हैं, उनमें रैंक दिए हुए हैं, रैंक को माइनस किया हमने, फिर उन सभी रैंक्स को ऐड किया, वही होता है कैपिटल डी। उसका समेशन करते हैं और स्केयर करते हैं, वो होता है डी। तो 1 - 6 इंटू समेशन डी स्केयर, और उसके नीचे क्या होता है? दैट इज n³ - n, n³ - n। ये फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का, n³ - n। अब मुझे बताएं, अगर मेरे पास n है और मेरे पास r है, ये इनकरेक्ट है, तो मैं क्या निकाल लूंगा? डिफरेंस ऑफ रैंक्स। और अगर मेरे पास ये d आ गया जो कि इनकरेक्ट होगा, इसको मैं d करेक्ट में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि हमें क्या पता है कि 3 रैंक के लिया हमने, लेना कितना है? 7 है। तो r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय n³ - n। n कितना है? 10। डी स्क्वायर कितना है हमारे पास? हम निकाल लेंगे। ये कितना है आपका? 0.5। तो मुझे यहां से निकाल के बताएं समेशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है, फिर मैं उस समेशन डी स्क्वायर को इनकरेक्ट वाले को करेक्ट में चेंज कर दूंगा और यहां पुट कर दूंगा, n पता है तो रैंक आ जाएगा। आया समझ में? तो इसको कैलकुलेट करें। जैसे आपको पता है ये क्या आपका 0.5 इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय 10³ - 10। तो आपने इधर किया 0.5 इज इक्वल्स टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका? 1000 माइनस 10 इज 990। आपने इधर किया 990, उधर ले गए 990, 990 इंटू 5/10, ये कट गया और ये 990 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर। तो यहां से निकाल के बताएं क्या आएगा। तो 99 इंटू 5 करें
इज इक्वल्स टू 990 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर। इसको उधर ले जाएं, 6 समेशन डी स्क्वायर 990 माइनस 99 इंटू 5, इधर ले आए 6, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बताएं कितनी आ रही है, 990 माइनस 99 इंटू 5, और इसकी कहानी बताएं कितनी आ रही है आपकी इसकी वैल्यू। तो जब इसको करेंगे इसको, तो 99 इंटू 5 कितना है, 99 इंटू 5 इज 495, 495 और उसको माइनस किया तो कितना आ गया, 495 ही आ गया, डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आ गया आपका 82.5। तो आपका समेशन जो डी स्क्वायर है दैट इज 82.5। अब मुझे बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास अब रैंक समेशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है 82.5। ये कौन सा है, इनकरेक्ट। तो इसको अगर मेरे को करेक्ट में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इनमें से रैंक माइनस कर दूंगा क्या, 3 स्क्वायर वाला, कौन सा ऐड कर दूंगा 7 स्क्वायर वाला। तो वो क्या आ जाएगा हमारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा करेक्ट वाले डी स्क्वायर में। तो कितना आ गया वो, तो इसको ऐड करें, -9 प्लस 49, तो प्लस 40 कर दें, तो 82.5 प्लस 40 कितना हो गया 182 प्लस 1 40 कितना हो गया 122। तो ये आ गया ना -9 प्लस 49, ये हो गया 40 प्लस 40, इसमें 40 ऐड कर दें तो 122.5 आ गया आपका। तो अगर आपके पास समेशन डी स्क्वायर जो करेक्ट वाला है वो 122.5 है, देन रैंक विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर जो करेक्ट वाला है डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 122.5 डिवाइड बाय 990। इसको सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है, एंड दैट विल बी द आंसर। तो इसको करके बता दें, तो 122.5 इंटू 6 डिवाइड बाय 990 दैट इज इक्वल्स टू 0.74 माइनस 1, तो यह है 0.74 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अराउंड 0.26। तो दैट विल बी इक्वल्स टू अराउंड 0.26। अगर और डेसिमल लेने आ गई तो इट विल बी इक्वल्स टू 0.257। अगर इसके आप और आगे डेसिमल ले लोगे 0.472। तो आप 2 डेसिमल लेने हैं तो या 3 ले लें, तो बेस्ट है 3 लिया करें ताकि आंसर क्या आ जाए 0.257 रेदर देन 0.26, क्योंकि बेस्ट है 3 डेसिमल तक इसे करें। आया समझ में? तो दिस इज फॉर द जो हमारे 2020 जो 2015 के PYQs थे। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट 2013 के क्वेश्चन इन टुमारो सेशन। तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।